अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और रोज़ एक तमाशा होता है मेरे आगे नया नया। और आज जाहिर है कि तमाशे में जो आज तमाशबीन थे वो आज असेंबली में बैठे हुए लोग थे। और उसके बाद मेन फोकल पॉइंट में मेन जो स्पीच थी वो मौलाना फजल रहमान साहब की थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत को ये कहा है कि नो डिविएशन फ्रॉम द जो बात हुई थी, जो मुसव्वदा बनाया था, जो एक्ट बन चुका है, उसका गज़ेट फौरी तौर पर वो जारी कर दें। और कोई कह रहे हैं मुश्तरका इजलास हो, कोई अमेंडमेंट हो, कोई तरमीम हो, कोई और मुसव्वदा बने, इस पे वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं। और ये ऑफ कोर्स उन्होंने बात बड़ी धमकी से की है। ऐवान में नहीं मैदान में फैसले होंगे। और फैसले तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हो रहे हैं और जिनकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन असल तौर पर ये कैसे हम इसको देखेंगे एक्ट आउट होते हुए वो भी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कल जो एक बहुत अहम मुलाकात की, जहाँ पे फौजी एहलकार भी मौजूद थे और ऑफ कोर्स सिक्योरिटी डिवीजन के लोग भी मौजूद थे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात हुई, पारा चनार का मसला और कुरम एजेंसी का मसला ज़ेर बहस आया। और 26 नवंबर के जो हालात हैं वो भी उसमें डिस्कशन में आए। और ये बात अब शायद निश्ता दीवार है कि केपी के हुकूमत तब्दील करनी है, लेकिन ये कैसे होगा क्योंकि अक्सरियत तो है नहीं। और अगर 18th अमेंडमेंट की बात देखें तो इसी तरह से गवर्नर राज नहीं लग सकता, आपको तोसी चाहिए होती है असेंबली से, तो वो आप कैसे लेंगे? ये कुछ नुकात है जिन पर बात करनी हो और तो ज़रूरी है कि हमें पता हो। लेकिन ये बात इन एसेंस हम आपको बता रहे हैं, हमारी सोर्सेज कंफर्म कर रही हैं कि कहीं ना कहीं केपीके के रजीम चेंज के आसार हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए पीटीआई जो है वो झुक रही है। और आज शेर अफजल मरवत साहब जो कि शोला बयानी से काम लेते हैं, आज उन्होंने भी बड़ी तमीज़ से बात की कि बड़ी दिल में इज्जत है ख्वाजा आसिफ साहब के लिए, लेकिन उनकी ज़बान जहर उगल रही है और हम सौतनों की तरह लड़ते हैं, हमें बैठ के बात करनी चाहिए। उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप जो है वो अयाज सादिक साहब, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, आप उनके पास ये पेशकश लेके चाहिए मुज़ाकरात की, आपको मुस्बत जवाब देगी हुकूमत। कत्ल माफ़ कर देते होते हैं, लेकिन क्या करें कि इमरान खान साहब को कल गंडापुर साहब से मुलाकात करने की इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने कहा बहुत सख्त अल्फाज में कि वो किसी जो वक्ती यजीद है उसके आगे नहीं झुकेंगे, वक्ती जनरल डायर के आगे नहीं झुकेंगे, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी अगर उनको जेल में गुजारनी पड़ी तो वो गुजारेंगे। अब ये कुछ ऑफ कोर्स डिफरेंट बयानात अगर आते हैं सामने, इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं, तो जाहिर है कि हुकूमत भी फिर ये बजा है ये पूछने में कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं, डायलॉग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और अगर कोई जिस तरह से कमेटी तश्कील दे दी गई है, और अलीमा खान साहबा ने भी आज कहा है कि वो रेमिटेंसेस बंद हो जाएंगी अगर के जुडिशल कमीशन नहीं बना और 26 नवंबर की इंक्वायरी नहीं हुई, तो इस तरह की धमकियां और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की धमकी, रेमिटेंसेस रोक लेना, स्पेशली व्हेन हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे जा रहे हैं, हमारी अफरात ज़र में जाहिर है कि इजाफा हुआ है, हमने देखा शरह सूद 2% कम हुई है, हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन ये सब क्या सिर्फ महज इंडिकेटर्स ही हैं? लेकिन हुकूमत सिर्फ मुआशियत को ही सही एड्रेस कर पा रही है? सियासत में क्या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन करिए शिजरा मनसब साहिबा, MNA हैं नून लीग से। बहुत शुक्रिया आपका शिजरा साहब, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर घुमरो साहब, ज़मीर घुमरो साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करेंगे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। ऑफकोर्स JUIFA का मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी है। आज ये भी आपको याद दिला दें कि MQM का एक वफ्द था, 4 रुकनी वफ्द, जिसने मुलाकात की है आज मौलाना साहब से। मौलाना साहब के साथ सेनेटर गफूर हैदरी साहब मौजूद थे, कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे, और साथ में यहाँ से जो कामरान टसौरी साहब थे MQM से, खालिद मकबूल सिद्दीकी से थे, और फ़ारूक सत्तार से थे, और उसके बाद अमीनुल हक साहब जो वज़ीर IT रह चुके हैं वो भी इस वफ्त में शामिल थे। उसके बाद उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा हम सिर्फ बारीक बीनी से देखना चाह रहे थे, करीब से देखना चाह रहे थे मौलाना साहब के एतराज़ात क्या हैं। लेकिन मौलाना साहब आई थिंक काफ़ी एतराज़ात क्लियर कर चुके हैं। तो फिर ये जो वफ्द गया है, क्या ये हुकूमत के कहने पर गया मौलाना साहब को से बात करने? लेकिन मौलाना साहब ने भी अपनी पेटी कस ली है, और मौलाना साहब ने मुफ्ती जिस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी को भी अपने साथ कर लिया है, और भी उलमा जो हैं उनके साथ शरीक हो गए हैं, तो उन्होंने भी पेटी कस ली और कहा है कि ऐवान में नहीं तो मैदान में। तो इस पर हम बात करेंगे। शिजरा मनसब साहिबा, ये बात तो क्लियर हो गई कि वो कह रहे हैं कि जिस तारीख पर यह एतराज़ आना था, और हमारे ही प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब ने वो तमाम तारीखें जो हैं जिन पर एतराज़ात आए, जब वो वापस स्पीकर के पास गया
जो बिल है, जो सोसाइटी एक्ट का बिल है, वो तमाम तर चीज़ें उसको उस जो उस दायरे कार को या उस टाइम पीरियड को बाइंड नहीं करती हैं, जिसके बाद ये वाकई 10 दिन बाद ये एक्ट बन जाता है। लेकिन आज तारड़ साहब ने फिर कहा है कि ये एक बार फिर सदर को भेजेंगे, उसके बाद अगर उन्होंने साइन नहीं किए और 10 दिन गुजर गए तो फिर ये एक्ट बनेगा। इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए बता दीजिएगा कि आप लोगों का कोई क्योंकि MQM का वफ्द मुलाकात कर रहा है, तो क्या कोई हुकूमती वफ्द को मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी मौलाना साहब से? जी बहुत शुक्रिया सना। देखिए, इस चीज के ऊपर हमारी हुकूमत की मौलाना साहब से बातचीत चल रही है और मौलाना हमारे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है और उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो बातें, उनके जो एतराजात है, उनको हम बड़ी सीरियसली ले रहे हैं और हुकूमत की इस चीज के ऊपर बातचीत चल रही है। जो चंद पेचीदगियां आई थी इसके अंदर इस बिल को पास करने में, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाना के साथ मुज़ाकरात करके और उनको स्मूथ आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पर्सनली समझती हूँ कि इसको बिल को इससे ज्यादा डिस्कशन हो जानी चाहिए थी पहले ही ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ताकि ये मसले मसाइल बाद में ना आते। बहरहाल वो नहीं हो सका, लेकिन अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी और बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। अच्छा, सेनेटर घुमरो साहब ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा कि कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, यही बिल इसी सूरत में इसको गजेट के तौर पर, एक्ट के तौर पर इसको जारी किया जाए। और ये भी उन्होंने ऑप्शन दिया है कि हुकूमत है 2/3 अक्सरियत रखती है, उसके बाद इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो किसी और बिल के तहत कर ले, इसके बाद वो बिल ले आए। लेकिन जो बिल अभी उसूली तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में तय हुआ था मौलाना साहब के साथ, उसमें वो कोई चेंजेस नहीं चाहते। तो आप इससे अग्री करेंगे कि वाकई एक्ट बन गया है? और पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर है भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार इस बात की निशानदेही की कि ये चीज़ हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब कहते रहे, नेशनल असेंबली ने ये पास किया, फिर सेनेट ने पास किया, तो ये मजाक सा ही लगता है कि अब उसमें बैठ के अमेंडमेंट किए जाएं। तो आप समझते हैं ये एक्ट बन गया है और अगर वाकई कोई एतराज़ात हैं तो वो दूसरे बिल के को लाने के बाद, उसको एक्ट बनाने के बाद उस पर एड्रेस हो सकता है? ये जो प्रोसीजर है वैसे लेजिस्लेशन का, वो ये है कि पार्लियामेंट अगर पास भी कर ले उसके बाद ही सदर को जाता है जो है पार्लियामेंट का बिल, और उसके बाद ही सदर के एतराज़ आते हैं, वो रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को आइन के आर्टिकल 75 में भेज सकता है और फिर ज्वाइंट सिटिंग में पार्लियामेंट उसको रिकन्सिडर करती है। तो अभी जो मौक़िफ़ सामने आया है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये उसमें जो पीरियड है वो गुजर गया है और ये बिल हो गया है। उनके एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन प्रेसिडेंट ने जो एतराज़ लगाकर पार्लियामेंट को भेजा है, तो प्रोसीजर ये है कि वो वैसे ज्वाइंट सिटिंग में जाता है और लेजिस्लेशन हो जाती है। ऐसे नहीं है कि क्योंकि प्रेसिडेंट का किरदार ही तब शुरू होता है जब पार्लियामेंट बिल पास करता है, तो उसकी वजह से जो है जब पार्लियामेंट से बिल पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टीज में वो ट्रांसलेट होती है जो लेजिस्लेशन में। लेकिन लेजिस्लेशन का तरीक़ेकार ये होता है कि जब पार्लियामेंट पास करता है बिल, उसके पास सदर को जाता है और सदर रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज सकता है। तो ये प्रोसीजर है और उसमें अगर कोई पेचीदगी आई है तो गवर्नमेंट जो है वो उनसे, मौलाना से टॉक्स में है और जाहिर है कि 26 अमेंडमेंट के दौरान जो है वो कई चीज़ें, उन पर काफ़ी चीज़ों पर गौर नहीं किया गया और उसमें कुछ पेचीदगियाँ आ गई। लेकिन ये मेरे ख्याल में मामला अफाम तफहीम से जो है वो हल हो जाएगा और मदरसा की जो रेगुलेशन है उस पर तो सब मुतफ़िक हैं, वो तरीक़ेकार जो है वो प्रोसीजरल चीज़ें हैं उनको वो तय कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तय हो जाएंगी। आपको लग रहा है कि इतना अफाम तफहीम से हो जाएगा कि आज तो उन्होंने कह दिया ऐवान में फैसले नहीं होंगे तो मैदान में होंगे, और वो किसी सूरत नहीं मान रहे हैं कि कोई और मुसव्वदा आए जिसको हम दोबारा उसको अप्रूव करें, फिर प्रेसिडेंसी में जाए, क्योंकि दोनों हाउसेज ने इसको मंजूर करके भेज दिया था और जो तारीखें बताते हैं जिस पे एतराज़ात आए उसके बाद उसकी नकूल फराम नहीं की तारड़ साहब ने, उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब ने स्पेसिफिकली अयाज सादिक साहब को इन्वॉल्व किया, स्पीकर को इन्वॉल्व किया ताकि उनको नकूल फराम की जाए। फिर वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शेयर की, मुर्तज़ा वहाब से भी की, हमारे प्रोग्राम में आगा रफ़ीउल्लाह साहब से भी की, मुझसे भी की। तो वो जो डेट्स हैं वो तो ये बहुत वाज़े तौर पर बता रही हैं कि वो टाइम गुजर चुका था एतराज़ात का, ये एक्ट बन जाना चाहिए। आप नहीं समझते सर?
देखिए, अगर जो है वो कभी कभी जो है वो प्रेसिडेंट के पास जो बिल जाता है उसमें डेट्स का तो इशू है, जाहिर मैंने डेट्स वो नहीं देखी। लेकिन देखिए, अगर बिल पार्लियामेंट फॉर एग्जांपल पास भी कर लेता है और वो आइन के साथ तसादुम में है तो कोर्ट्स भी उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो हर मुमकिन कोशिश ये होती है सदर की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से या कैबिनेट की तरफ से जो बिल पार्लियामेंट पास करे वो जो है वो इंटैक्ट हो जाए और वो किसी भी फोरम पर जो है वो चैलेंज नहीं हो सके, क्योंकि कोर्ट को भी अख्तियार है कि वो अगर बिल जो है पार्लियामेंट की अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है, फॉर एग्जांपल के लिए सब्जेक्ट पर लेजिस्लेशन नहीं कर सकती और वो सूबाई असेंबली का मामला है, तभी भी जो है वो कोर्ट्स उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो यही कोशिश होती है पार्लियामेंट की भी, सदर की भी और कैबिनेट की, कि पार्लियामेंट वो लेजिस्लेशन करे जिस पर जो है वो जिसको स्ट्राइक डाउन न हो सके और वो इंटैक्ट रहे। तो मेरे ख्याल में कोशिश यही है। और इसमें जो इश्यूज जो पॉइंट आउट हुए थे वो इश्यूज भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह, लेकिन मौलाना साहब से पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है हुई है तो उसको ही पॉलिटिकल पार्टी हर चाहती है कि मेरा जो सियासी मंशूर है वो लेजिस्लेशन में ट्रांसलेट हो। और पॉलिटिकल पार्टीज को जब जो है वो अपने पास अक्सरत भी नहीं होती, अगर जो है वो उनका जो है वो बिल पास हो जाता है तो वो उनके लिए बड़ी सक्सेस होती है। तो इस वजह से मौलाना साहब जो है उस पर प्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसको जो है वो हर एस्पेक्ट को देखकर जो है वो जाहिर है लेजिस्लेशन की जाती है और बिल को इंटैक्ट रखने के लिए उनमें जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं उस पर गौर करके जो है जाहिर है ये मामला हल हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसको जो है वो इस नहज पर बात नहीं जाएगी, क्योंकि मौलाना साहब के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, 26 अमेंडमेंट पे हमारे साथ रहे हैं और उससे भी पहले जो है वो 3 जनरेशन से हमारी उससे अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल एमआरडी से लेकर आज तक। तो मेरे ख्याल में हमारे तलकात अच्छे हैं और इसमें कोई अफामी तफहीम का जो मामला है वो ठीक है। शहजाद साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मामलात हैं, आज एमक्यूएम का जो वफ्द किया है इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ सिंध कामरान टसोरी साहब और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब, इन्होंने जो फिर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ये आपके कहने पर गए हैं नेगोशिएट करने के लिए, हुकूमत ने उनको भेजा है या आप समझते हैं कि उनका खुद से एक स्टेप था, क्योंकि उनका भी एक इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो बल्दियाती जो चेंजेस हैं उस हवाले से? देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारी जो इत्तेहादी भी हैं, जाहिर है वो अपने उनमें भी उनकी एक पॉलिटिकल अपना रखती हैं, उनकी सोच होती है, उन्होंने अपने हिसाब से आगे चलना होता है। तो एमक्यूएम का अपना डिसीजन था, उन्होंने अपने तौर पे जाके मौलाना से बातचीत की या सारा उनके साथ किया, लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं समझती हूँ उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई को बहुत ज्यादा कि जिससे कहा जाए कि वो एक जनरल बात थी, एक जनरल एक डिस्कशन की बात थी, बातचीत की बात थी। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जमहूरियत के अंदर उनका हक भी होता है, उनका एक होना भी चाहिए ये कि वो आपस में बातचीत करें, बातचीत से ही मामला आगे चलते हैं। तो उसका मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी उसमें चीज नहीं थी। लेकिन जहां तक मौलाना का सवाल है तो मौलाना से हमारी खुद अपनी बातचीत चल रही है, हुकूमत की अपनी बातचीत चल रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि उसके इंशाल्लाह मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे। अच्छा, सुना था कि 17 को जॉइंट सेशन होगा जिसमें ये मुसव्वदा दोबारा रखा जाएगा, फिर हमने ये सुना कि मुसव्वदा ये जो है इसको चेंज करके दूसरा कोई लेकर आया जाएगा जिसको प्रूव किया जाएगा, लेकिन अब सुन रहे हैं कि जॉइंट सेशन की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो जॉइंट सेशन नहीं होगा तो कैसे आप समझती हैं मामला आगे बढ़ेगा? अभी तो हम यही चाह रहे हैं कि बातचीत के जरिए एक कंसेंसस आ जाए, क्योंकि जॉइंट सेशन का वैसे तो बनता है, जैसे कि अभी सेनेटर साहब ने कहा कि फिर उसको जॉइंट सेशन में एक पास कराना होता है, लेकिन अभी हम ये चाह रहे हैं कि बातचीत करके बातचीत के तहत कुछ इस तरीके की चीज आगे सामने आए जिसमें कि कंसेंसस हो, जिसमें कि मसले मसाइल ना हो। तो इसलिए जॉइंट सेशन फिलहाल तो नहीं, हमने उसका कुछ सुना भी नहीं था और हुआ भी नहीं है। तो लेट्स सी कि ये जो बातचीत है ये कहां तक पहुंचती है। ठीक है। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, हमारे तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो समझते हैं कि बड़े अफाम और तफहीम से मामलात हल हो जाएंगे और इसमें कोई मजायका नहीं है। तमाम जो जमातें हैं वो मौलाना साहब से बात भी कर रही हैं, वो एक ज़ीरक सियासतदान भी हैं, उनके साथ एक जनरेशन टू जनरेशन रिश्ता है, अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बात जो है मैदान तक नहीं जाएगी, ऐवान में ही सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन ऐवान में सॉर्ट करने का जो तरीकाकार आज मौलाना ने रद्द किया है, बात तो फिर वहीं आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। वाले से हमारी बात कौम तक पहुंचती है। जी। बस हुकूमतें तो झूठ बोलती रहती है ना,
तो इनको झूठ बोलने का कोई नया तरीका इन्होंने इजाद किया है। भाई जब आपके यहाँ मियां नवाज शरीफ के घर में मीटिंग हुई जी उसमें आसिफ साहब भी थे, उनके बेटे भी थे, और नवाज शरीफ भी थे, उनके भाई भी थे, जी और मौलाना साहब से ये सारी बातों पर तो बहस हुई है और फिर उन्होंने माना है। आज वो अपनी जबान क्यों खा रहे हैं? और फिर ऐसा तो नहीं कि अचानक हुआ, कैबिनेट ने पास किया, सेनेट ने, कौमी असेंबली ने साइन के वक्त इनको सारी बातें याद आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अब साइन का वो मुकर्रर मुद्दत गुजर गई है उसकी। अब इनको एक नोटिफिकेशन के जरिए इनको नोटिफाई करना है, ये कानून का हिस्सा है। अब बात आ गई है वज़ीर आज़म हाउस में, वहाँ नहीं आप रह गई है सदर के पास। तो अब ये नया सेशन बुलाना फिर ले जाना, ये हमें हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। हमारे पास जाया करने के लिए इतना वक्त नहीं है। ये इनसे कह दें कि सेशन छोड़ दें, या हाँ करें या ना करें। अगर ये हाँ करते हैं तो मामला चलते रहेंगे, और अगर ये ना करेंगे तो फिर हम आएंगे इस्लामाबाद, और फिर ये भूल जाएं कि हम एक साइन के लिए आएंगे। अच्छा, आप समझते हैं ऐसे पीछे नहीं हटा जाएगा? ठीक है, तो ये और नहीं भाई, मैं अगली बात क्या बता रहा हूँ, अल्लाह की बंदी, अब बात तो सुनो जी। हम एक साइन के लिए नहीं आएंगे, फिर इनका पाए और सब कुछ खोलने के लिए आएंगे, फिर बचानी मुश्किल हो जाएंगी। और फिर हमको पीटीआई वाले भी तो नहीं है कि भाग जाएंगे। ये कितने मारेंगे? पहले नहीं मारा इन्होंने। ये सारी बातें इनको समझ आ जानी चाहिए। अगर ये अपने आप को मुश्किल से निकालते हैं तो इनको फौरन एक नोटिफिकेशन करना चाहिए, और अगर नहीं निकालते तो हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हमने इनको मुस्तरद करना है, न सेशन में सेशन की बात करें दोबारा। जब तमाम बिलों में दस्तखत हुए, इस दस्तखत में इन पे क्या इनके पेट में मरोड़ पड़ी और उन्होंने दस्तखत नहीं किया? कोई वजह तो बताओ ना, असल बात बताओ, बात करने के लिए तैयार है। अब ये कोई बात है? आपने हमसे अपना काम ले लिया और हमारे काम का वक्त आया तो आप बातें बनाने लगे। कब तक ये झूठ बोलेंगे? ऐसे लोग सदर बनने, वज़ीर आज़म बनने के काबिल हैं जो 62 और 63 पर अमल नहीं वो मुताबिक ना हो और वो झूठ बोलते हो और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हो। अगर किसी मुल्क का कोई रेडी वाला झूठ बोलता है, क्लास 4 झूठ बोलता है, चलो उसको तो माफ किया जा सकता है। इतने बड़ी सीटों पर बैठकर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनको इन सीटों पर बैठने का हक ही नहीं है। इनको फौरन साइन करना चाहिए, इनके पास वक्त नहीं है। अच्छा, ये मुफ्ती साहब अगर वो नहीं करते और अगर ये मामला अगेन अफाम तफहीम से अगर हल नहीं होते, क्योंकि आज एमक्यूएम का वफ्द भी गया है, उन्होंने भी बात की है मौलाना साहब से, क्या मौलाना साहब को लचक का मुजाहरा दिखा सकते हैं? इसमें क्या लचक है? जितनी लचक थी तो वो 26वीं आईनी तलीम में हो गई ना। ये लोगों को तोड़ना चाहते थे, पीटीआई के लोगों को हाथ स्टेडिंग पर मजबूर करते थे, हमने उनका साथ दिया। इनके 22 निकात थे, 5 हमने डाल दिए कि भाई इसको साथ शामिल को, एक मुतफिका ड्राफ्ट हो गया और लचक हमने दिखा दी। हम तो आईनी बेंच को, अगर आईनी कोर्ट तो बिल्कुल नहीं मानते थे, आईनी बेंच को मानते थे तो हमने सीनियर वाली बात फिर भी रखनी थी। यानी इन्होंने फिर वो नहीं मानी, बहुत सारी खाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन जब सारी लचकें हो गई हैं, अब उस पे अमल दरामद का वक्त आ गया है तो उन्होंने साइन रोक दिया है। इसके अंदर न कोई मुज़ाकरात है, न कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, न कोई लचक है। एक ही बात है कि इनको अपना किया हुआ थूका हुआ चाटना पड़ेगा और उनको साइन करना पड़ेगा या इनको नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। घुमरो साहब, अफाम तफहीम मुझे नजर नहीं आ रहा किफायतुल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद। अगर आपको आ रहा है तो आप समझा दीजिए ना मुझे। जी घुमरो साहब, सेनेटर साहब। अच्छा शिजरा, आप अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। देखिए, मैं समझती हूँ कि मौलाना से 26वीं तरमीम के वक्त भी जो जिनका जिक्र किया, काफी लंबी हमारी गुफ्तो शनीद हुई, काफी लंबे मज़ाकरात हुए, काफी टाइम हमने लगाया उस चीज के ऊपर, आपको याद होगा। और उसमें मौलाना के बहुत इनपुट था, बड़ा पॉजिटिव इनपुट था। बहुत सारी हुकूमत ने भी उस वक्त लचक दिखाई, क्योंकि हमारा उस वक्त मौक़िफ़ यही था कि आईनी अदालतें होनी चाहिए, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी मौलाना का काफी इनपुट लेते हुए हमने उस चीज से पीछे हट गए और हमने कहा कि अदालती आईनी बेंच बन जाए। और भी बहुत सारा मौलाना का बड़ा पॉजिटिव इनपुट रहा, जिसको कि हुकूमत ने बड़ी अच्छे तरीके से बातें करके, मुज़ाकरात करके, काफी लंबा टाइम
हुआ, तमाम जमातों ने मौलाना के साथ मुज़ाकरात किए और एक आखिरकार किसी नतीजे पे पहुंच गए। तो लचक जो है, मैं समझती हूँ कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है, कोई भी सियासी कुव्वत ऐसी नहीं है जो लचक ना दिखाए और जो कहे कि मैंने लचक नहीं दिखानी, बिल्कुल ही, सवाए पीटीआई के, जिन्होंने कि आज फाइनली आके उनको भी ये कहना पड़ गया कि हाँ, हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बहुत देर से उन्होंने इस चीज के ऊपर वो अड़े हुए थे कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने या किसी भी सियासी जमात से मुज़ाकरात नहीं लेकिन करने। ये तो वादा खिलाफी है ना। आपने वोट ले लिए 26वीं आईनी तरमीम पे, उन्होंने वोट दे दिए, उन्होंने ये कड़वा घूंट पी लिया, जो उनसे अग्री हुआ था वो नहीं पूरा हुआ। अब उसमें जो भी एतराजात हैं, आपके पास पार्लियामेंट है, आपके पास फोरम है, आप उस एक्ट के लिए दूसरी कोई तरमीम ले आइएगा, लेकिन जो कम से कम कमिटमेंट की है वो तो पूरी करें। देखिए, मैंने जैसे कि पहले कहा, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होनी चाहिए थी और पार्लियामेंट के अंदर नहीं, लेकिन डिस्कशन होनी चाहिए थी। लिखा किसने? ये मुसवदा तैयार किसने किया? आपके मतलब ये तारड़ साहब ने किया ना, उसके बाद ही अप्रूव हुआ। उसके बाद आपके क्या तमाम जो ऐवान में लोग बैठे हैं, सेनेट में लोग बैठे हैं, उन्होंने पढ़ना गवारा नहीं किया, सिर्फ एतराज उठा तो जरदारी साहब को देखने में एतराज आया। बिल्कुल, देखें, जरदारी साहब ने भी कुछ एतराजात इस पे उठाए, वो भी इस प्रोसेस का प्रेसिडेंट भी हिस्सा होते और उन्होंने भी, उनका हक होता है कि वो एतराजात उठाएं अगर उनको कोई मिले, और वो उनके पास तभी जाते हैं जबकि सेनेट से और पार्लियामेंट से पास होके जाते हैं। तो उन्होंने समझा, एतराजात उठाए। अब उन एतराजात के ऊपर गौर व फिक्र हम भी कर रहे हैं और जो अगर उसमें कोई गलती रह गई है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज रह गई है, तो फिर उसको देखिए ना, हमने मिलकर सियासी जमातों ने उसको पूरा करना है। तमाम सियासी जमातों को हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर मौलाना बातचीत करें और हमारे, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं ना, मैंने बातचीत नहीं करनी, मैंने यही साइन करना है, यही साइन हुआ है, यही अप्रूव हुआ है, यही वादा था, वादा खिलाफी ना कीजिए। इसके ऊपर आपने अगर कोई चेंजेस करने हैं तो दूसरा एक्ट ले आइए, दूसरी तरमीम ले आइए, इसके ऊपर कोई जो आपने अमेंडमेंट्स करनी है, इस मुसव्वदे को ना छेड़िए। जी घुमरो साहब। हाँ, मेरे ख्याल में यही चीज़ है कि फॉर एग्जांपल एक लॉ पास भी हो जाता है, उसके बाद भी जो है उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं या कुछ उसमें मामलात होते हैं, और हमेशा जो लेजिस्लेशन होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रोग्राम होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है लेजिस्लेशन में। और लेजिस्लेशन में अगर कोई रह जाए कोई भी चीज़, वो भी टास्क के जरिए होती है, तो गवर्नमेंट भी और जो गवर्नमेंट के अलाइज भी, वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोसीजर जो है, प्रोसीजरल पॉइंट रह गई है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो होती है ड्यूरिंग द हीट ऑफ द मोमेंट या ड्यूरिंग जो है वो आप बातें करते हैं, लेकिन उसको लॉ में ट्रांसलेट करने के लिए काफी चीजें होती हैं। जैसे आपने 26 अमेंडमेंट में देखा कि हम तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे थे, लेकिन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि जो आप बनाएं जो है वो आईनी बेंच, तो उस पर समझौता होगा। तो इस तरह से भी ये जो बिल्स होते हैं उसमें काफी जो है चीजें, हाँ, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम साइन नहीं हुई थी ना सर, साइन नहीं हुई थी ना, अप्रूव नहीं हुई थी सेनेट में और अब नेशनल असेंबली में। उसके बाद वो इतनी जल्दी थी इस 26वीं तरमीम के लिए, और वादा अगर था तो पूरा करना चाहिए था। मुनाफिकों की निशानी होती है कि वादा ना वादा खिलाफी करें। जी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, अगर आप नहीं, ये तो लीगल देखिए, इसमें तो लीगल इशू होता है ना। लीगल इशू अगर लीगल इशू से पहले मॉरल इशू है कि आपने वादा खिलाफी की, आपने वादा खिलाफी की। तमाम जमातें इस पे बैठी, जरदारी साहब ने सब कुछ अप्रूव किया, नवाज शरीफ ने अप्रूव किया, शहबाज शरीफ ने अप्रूव किया, तारड़ साहब ने वो मुसव्वदा लिखा, नेशनल असेंबली ने मंजूर किया, सेनेट ने मंजूर किया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट ने जो उनके पास मुद्दत थी एतराज उठाने की, उस मुद्दत के बाद एतराज उठाया, उसके बाद स्पीकर को भेजा, उसके बाद वो तारड़ साहब ने वो मुसव्वदा शेयर नहीं किया JUIFA से, JUIFA को दोबारा मांगना पड़ा। किफायतुल्लाह साहब, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, इन्होंने फिर कहां कहां आपके साथ गलती की है? देखिए जी, हेलो जी किफायतुल्लाह साहब, हेलो जी मुफ्ती साहब, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मुफ्ती साहब, अच्छा, आवाज नहीं आ रही मुफ्ती साहब की, मुझे भी आवाज नहीं आ रही। मुफ्ती साहब को दोबारा ट्राई करते हैं। मुफ्ती साहब ने बात की है, जाहिर है कि हम PTI नहीं है। शिजरा मनसब साहिबा, इसका मतलब क्या है कि PTI नहीं है तो क्या करेंगे? गोलियां तो बरसाएंगे, तो वो PTI नहीं है तो पुरअमन एहतजाज को हम दोबारा से कोई वायलेंट प्रोटेस्ट देखेंगे?
मेरा वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम पीटीआई नहीं है क्योंकि हम वायलेंट नहीं होंगे। अगर अल्लाह ना करे, मैं नहीं समझती कि यहाँ तक बात आएगी, तो मौलाना हमेशा बहुत ही पुरअमन एहतजाज करते हैं। नो डाउट कि उनके पास एक फोर्स है जो वो लेके आते हैं, लेकिन जो 9 मई को हुआ और जो 26 नवंबर को हुआ, ये तो सिर्फ पीटीआई नहीं कर सकती है ना। 9 मई का वाकया आया, ये तो ऐसी चीजें जो कि पीटीआई की जमात का खासा है। जिस तरीके से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यलगार करते हैं, कहते हैं हम सर पे बंद आए। तो मौलाना की जमात जमहूरी जमात है और जमहूरियत में बहुत इनका बिलीफ है और जमहूरियत की खातिर मौलाना ने बहुत कुर्बानियां और उनकी जमात ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो उनका कहने का मकसद ये कि हम पीटीआई नहीं है, ना तो हम भागेंगे और ना ही हम इस किस्म का बदअमनी और इंतशार फैलाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि यहाँ तक बात आएगी। मैं समझती हूँ कि बातचीत से मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी बड़ी इसमें चीजें हैं नहीं, को बहुत बड़े मसले मसाइल ऐसे नहीं है। छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर छोटी मोटी चीजें, किफायतुल्लाह साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, अफवाम तफहीम से हल कर दी जाएंगी। एमक्यूएम का वक्त भी पहुंच गया, गवर्नर सिंध भी पहुंच गए आपसे मुलाकात करने, सब कुछ मना लेंगे मौलाना साहब को। और दूसरा ये कि असल में मौलाना साहब का प्रॉब्लम यही है कि हुकूमत ने उसके बाद जो दीनी जमातों को, उलमा मशाइख को इन्वॉल्व किया, गवर्नमेंट फंडेड एक इवेंट होल्ड किया और उसमें ये एतराजात उठाए गए, ना कि असेंबली में उठाए जाते। ये असल में प्रॉब्लम यही है। नहीं नहीं, ये हमारा मसला ही नहीं है। हमारे पास जो मदारिस है वो लाखों की तादाद में है जी। आप 15 जी मुफ्ती साहब। नहीं, मुफ्ती साहब की बात अहम है। अगर दोबारा प्रोड्यूसर साहब उनको बुला लें ताकि फिर हम ब्रेक ले लें। घुमरो साहब, उतनी देर में अगर आप बता दें कि आपके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी अभी तक उनका 2 दौर तो गुजर चुके हैं, फिर 24-25 को या 23-24 को आपके तीसरे जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत के साथ वो होने हैं। इतने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियाँ भी होनी है, उसमें आपने 4 नाम दिए हैं। इस हवाले से फारूक एच नाइक साहब भी काफ़ी इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि वो एक तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल की टोपी भी पहनते हैं, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी टोपी पहनते हैं। मेरे ख्याल में वैसे जनरल जो एग्रीमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स होते हैं, वो जनरल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर होते हैं। आपने देखा कि 26 अमेंडमेंट के ड्राफ्ट में भी कितनी तरामीम हुई थी, उसके बाद उसको जो है वो मंजूर किया गया था, लैंग्वेज उसकी चेंज की गई। तो मेरे ख्याल में जो ये एक्ट्स आते हैं, जो लॉ आता है, वो पार्लियामेंट जब पास करती है तभी सदर के पास जाता है। और ये जनरल जो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जनरल प्रिंसिपल्स पर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए वो एक्ट को जो है वो ड्राफ्ट करना पड़ता है। और उसको जो है वो इस वजह से पार्लियामेंट का तरीक़ेकार रखा गया है कि ये पास होने के बाद ही सदर के पास जाता है। और उसमें भी सदर जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, कोई बिल को रिपील नहीं कर सकता, कोई बिल को खत्म नहीं कर सकता। ठीक तो है, वो बात क्लियर हो गई। जो है पॉलिटिकल और लीगल इशू है। मेरे ख्याल में इसमें ये 2 राय नहीं है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज में होती है वो जनरल प्रिंसिपल्स पर होती है। उसको ट्रांसलेट करने के लिए जाहिर है थोड़ा बहुत इख्तिलाफ होता है, प्रोसीजर की गलतियां होती हैं, कुछ करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो ये टास्क हो रहे हैं कि इसको इनकी जो भी प्रोसीजरल लैप्सेस हैं उनको हल किया जाए और जो भी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको आगे लेकर बढ़ा जाए। इसमें कोई वो 2 राय नहीं है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है हम इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। अब आगे जरा फारूक एच नाइक के सवाल पे, आपके 4 आप लोगों ने नॉमिनेट किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की, आप उसमें जरा बता दें कि ये सारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा? नहीं, ये मेरे ख्याल में अभी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रूल्स बनाएगा और रूल्स के बाद मंदोखेल साहब ने वो रूल्स डाल दिए ना, आज मंदोखेल साहब ने वो डाल दिए हैं वेबसाइट पे रूल्स। जस्टिस मंदोखेल साहब ने आज डाल दिए हैं रूल्स जिस तरह से होगी तकरीरी। आज शायद मुझे भी ये है कि ये रूल्स बना दिए गए हैं और उसके तहत जो है वो नॉमिनेशंस, जुडिशल कमीशन का कोई भी मेंबर नॉमिनेशंस दे सकता है और उस पर पूरा जुडिशल कमीशन उस पर गौर खोज करेगा और उसके बाद ही जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन से जजेस होंगे। और उसमें स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा गया है कि कौन सा क्राइटेरिया होगा जज की अपॉइंटमेंट के लिए, उनके कितने केसेस रिपोर्ट हुए होंगे, उनकी इंटीग्रिटी क्या होगी, उनकी इंडिपेंडेंस क्या होगी, वो रूल्स में सारी चीजें दी गई हैं और रूल्स के तहत ही जो है वो अपॉइंटमेंट्स होंगी। ओके, अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक प्लीज।
हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर घुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब और शिज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं नून लीग से, उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रख रहे हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपकी आवाज़ एक दो दफ़ा मुझे नहीं आई, इसलिए मैं चाहूँगी कि क्योंकि बात हो रही है कि गुफ्तगू शनीद से मामले को हम हल कर लें, अफ़ाम व तफ़हीम से मामला हल हो जाए, जो मौलाना साहब चाहते हैं वो भी हो जाए, लेकिन जो एतराज़ात हैं उनको भी एड्रेस कर लिया जाए, क्या इसकी कहीं पे गुंजाइश है? देखिए सना, ऐसा है ना कि जितने मुज़ाकरात का दरवाजा कोई सियासी क़ुव्वत वो बंद नहीं कर सकती जी, लेकिन हमने तो इससे मुज़ाकरात की, वही बात है, कोई नया इशू तो नहीं है जी। अब एक मसले पर हम मुज़ाकरात के कायल हैं, लेकिन एक मसले पर इनकी वादा खिलाफी के बाद दोबारा वहाँ जाकर फिर मुज़ाकरात इसके कायल नहीं है। ये तो सरासर धोखा है ना। ठीक। अब आप धोखा करें और फिर आप कहते हैं वहाँ मुज़ाकरात करें, ये तो नहीं होगा ना। तो हालात अगर खराब होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारे फरीक पर तो नहीं होगी, इनके फरीक पर होगी। तो लिहाजा फिर ये भुगते हैं, ये खुद चाहते हैं कि हालात आज़ादी की तरफ जाएं। ये जो इशारिया आ रहे हैं महंगाई के कम होने के, और महंगाई कम हो गई और मैशत अच्छी हो रही है, अब ये खुद चाह रहे हैं कि ये तमाम इशारे तब्दील हो जाएं। तो जब एक गवर्नमेंट खुदकुशी करना चाहती है, अपने आप को डबोना चाहती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो खुदकुशी हराम है मौलाना मुफ्ती साहब, खुदकुशी तो हराम है। उनको बता, हाँ ना, आपने उनको बताना है, हम तो नहीं कर रहे। अच्छा शिज़रा मंजर साहिबा, खुदकुशी हराम है, आप लोग क्यों खुदकुशी करने पर बज़द हैं भाई? देखिए बात ये है कि ये कोई भी जो बिल्स या लॉज या चीजें हैं, कोई अपनी चीज के लिए नहीं, हर एक का मौक़िफ़ यही है कि मुल्क के लिए बेहतरी हो, कुछ ऐसे लॉज ऐसे बिल्स आए जिससे कि मुल्क में बेहतरी हो। अगर हम समझते हैं या कह रहे हैं कि उसमें कोई ऐसा सुकम रह गया या कोई ऐसा चीज रह गई है, कोई पेचीदगी ऐसी है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हमने कोई धोखा देने की नीयत से ऐसे किया या हम धोखा भी देने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि अगर वो पेचीदगी को ऐसी रह भी गई, अगर मौलाना साहब को ये लग रहा है तो उसको कि हम धोखा दे, तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ उस पेचीदगी को या उस मसले को हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से, क्योंकि उसमें ही तमाम मुल्क की बेहतरी है और वो मुज़ाकरात के साथ चीजें सामने आ जाती हैं, मुज़ाकरात से सारे हल निकल आते हैं। मौलाना खुद इस चीज के पीटीआई से नहीं निकलते, बस पीटीआई से मुज़ाकरात में हल नहीं निकलते, लेकिन बाकी सबसे निकल जाते हैं। मुफ्ती साहब जरा फरमा दीजिएगा कि गवर्नर राज की बड़ी बातें हो रही हैं, गूंज है, गवर्नर राज लगने जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने अपना होमवर्क कर लिया है, आप समझते हैं ये इस वक्त पॉसिबल होगा? पहले मैं ये मुज़ाकरात की बात कर लूं। हाँ जी। ये जहाँ मुज़ाकरात होते हैं वहाँ ये गोली चलाते हैं, और जहाँ गोली चलनी चाहिए वहाँ मुज़ाकरात, इनकी गंगा उल्टी बह रही है। अब इंडिया के साथ तो हमारी जंग होनी चाहिए, वो तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अपने मुल्क के अंदर जो लोग नाराज हैं वो उनके साथ बात होनी चाहिए, तो वहाँ ये गोली चला रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। अब यही बात है, हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और पीटीआई वाले मांग रहे हैं मुज़ाकरात, उनके साथ नहीं कर रहे हैं। तो ये असल में ये मजबूर लोग हैं। सीधी बात ये है कि ये आए नहीं है, इनको लाया गया है। 205 कौमी असम्बली की सीटें इमरान से लेकर इनको दी गई हैं। अब वो लोग कोई फरमाइश करेंगे तो ये तो इनकार नहीं कर सकते। अब ये बेकी बातें कहने, क्लेरिकल मसला है, कोई टेक्निकल मसला है, कोई ब्यूरोक्रेट का मसला है, कोई मसला नहीं है। ये उन लोगों को ना नहीं कर सकते, तो जाहिर है फिर उसके बाद यही होगा। फिर हम आएंगे, जब आएंगे तो जो कुछ होगा उसको देखा जाएगा, कोई बड़ी बात तो हम भी नहीं करते। इसका आसान हल ये कि ये फौरी तौर पर इसका एक नोटिफिकेशन करके सुप्रीम में शामिल कर दें, बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। घुमरो साहब सर ये बता दीजिएगा 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाना कितना पॉसिबल है और उसके खतोखाल क्या होते हैं अगर केपी में लगता है तो? एक तो गवर्नर राज लगता है आर्टिकल 232 में, और एक लगता है 234 में। 232 में उसका जो पीरियड है वो 4 मंथ्स है, और अगर इंटरनल रीजंस की वजह से लगता है गवर्नर राज सूबे में, तो उस सूबे की इस सूबाई असेंबली का रेजोल्यूशन चाहिए। और डिस्पाइट दैट अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो उसमें फिर 10 डेज के अंदर पार्लियामेंट जो है वो ईच हाउस जो है वो रेजोल्यूशन पास करता है। अगर 234 में लगाया जाएगा दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हैज फेल्ड इन एनी प्रोविंस और गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस कैन नॉट बी कैरिड आउट
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फाइनल 6 महीने होते हैं, लेकिन उसमें अप्रूवल पार्लियामेंट से लेना पड़ता है। तो गवर्नर राज जो है वो 18वीं तरमीम के बाद बिल्कुल जो है वो डिफिकल्ट है लगाना, लेकिन लगा सकती है गवर्नमेंट अगर सच सिचुएशन एग्जिस्ट इन एनी प्रोविंस दैट अ गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 232 और 234 के तहत लगाया तो आप आर्टिकल 232 का सहारा लेंगी शिजरा मंसूर साहब या आर्टिकल 234? देखिए जो हालात दोनों टेररिज्म आ गया है, जिस तरीके से वहां पे बहुत बड़े एरियाज ऐसे हैं जिसमें कि अब गवर्नमेंट की रेट नहीं है इस वक्त, और जिस तरह हमने देखा कि गवर्नेंस वहां पे कंप्लीटली फेल हो गई है और ना ही कोई कोशिश की जा रही है कि गवर्नेंस वहां की जाए, बल्कि ध्यान जो है वो रहा इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद पे यलगार की तरफ, इस्लामाबाद पे हमने इश्तियाल फैलाने की तरफ, और वहां पे आके तो एक किस्म की गुंडागर्दी करने की तरफ। तो जाहिर है गवर्नेंस का फेलियर तो साफ नजर आ रहा है, और ऐसे हालात के अंदर जबकि टेररिज्म का मेनेस भी हो, तो उसमें फिर इसका नतीजा यही होता है कि गवर्नर आज कुछ देर के लिए वहां लग जाए, ताकि कम से कम ये चीजें जो दहशतगर्दी जैसी चीजें हैं उनके ऊपर तो कंट्रोल किया जा सके। यू मीन कोरम एजेंसी एंड पाराचनार, ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिजरा मंसूर साहब, आपका सेनेटर गुमरो साहब, आपका मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपसे जाहिर है कि इनसे हम लेंगे अलविदा और आपसे हम कहेंगे कि ब्रेक के बाद मिलिए। सो वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। मुज़ाकरात की पेशकश तो हो गई है, उसके बाद बाज़ाब्ता कहा गया है कि जो अयाज सादिक हैं स्पीकर, उनके ऐवान में या उनके जो चेंबर्स हैं उसमें एक वाज़ेह तौर पर एक मौक़िफ़ पेश किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात के लिए हुकूमत मुस्बत जवाब देगी। लेकिन हुकूमत इस दौरान, इस असना में, जैसे हमने आपको पहले बताया, वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों ये रजीम चेंज करना चाहती है, और पाराचनार जिस तरह डिस्कस हुआ है और जिस तरह से 26 नवंबर डिस्कस हुआ है, शायद इसीलिए फिर PTI मुज़ाकरात तक आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कोई ख़तरा है। लेकिन इमरान खान साहब एज ऑलवेज बोल्ड एंड ऑफ कोर्स नॉट बेंडिंग। ऑफ कोर्स विल कीप पोस्टेड। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।